हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो मैं यहाँ पे एक नई चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका रिलेटेड है। उत्तराखंड में अभी लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई हैं और मैं उसी के पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आपका एक ही पेपर होना है और वो आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आएंगे तो उसमें MCQs, बट वो आपका एक आपके सब्जेक्ट वाइज ही रिलेटेड होंगे। ठीक है गाइस। तो अभी तक तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, फिलहाल तो अभी एक ही आपका पेपर होना है। अगर इन केस आपके कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो उसके लिए आपको एक पेपर और पहले देना पड़ सकता है, प्रीलिम्स, लेकिन अभी ये ऑफिशियली डिसाइडेड नहीं है। तो फिलहाल तो ओके गाइज, अब मैं आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव सिलेबस की बात करूँगा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे दूँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं, मैं यहाँ पे स्पेशली मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि आपका मैथ्स के रिगार्डिंग का सिलेबस है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे इसके सिलेबस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताया कि मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सेट थ्योरी है। तो सेट थ्योरी में आपका जनरली सेट थ्योरी होती क्या है, एम्पटीएन फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ग्रुप, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वेश्चन ग्रुप्स, राइट। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये सब अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपने जनरली इसका मैक्सिमम पार्ट तो आपने क्लास 11th में ही कवर कर रखा है और कुछ पार्ट आपका BSc वगैरह का है इसमें। ठीक है गाइस। तो दूसरे पार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन जनरली आपने जो 11th और 12th में ढंग से अगर इसकी स्टडी की है तो आपको ज़्यादा पार्ट इसमें देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा ही पोर्शन है। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो 11th में तो सिंपली रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है आपको समझाया था। और उसके बाद आपने 12th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। पूरी कहानी जो रिलेशन फंक्शन की जो बैठती है यहाँ पे वो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है आपका, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, राइट। अब सेकंड यूनिट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो सेकंड यूनिट में आपका आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आप PMI आपने पढ़ा होगा, राइट। PMI में आपका जनरली क्या रहता था, आपको वन के लिए यहाँ पे प्रूफ करना होता था, के लिए लेट करना पड़ता था, उसके बाद K+1 के लिए प्रूफ करना होता था। तो ये बेसिक चीज़ आपको क्लास 11th का कुछ याद आया होगा। तो वही पार्ट है और इसमें अगला आपका बोल रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली उसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है, राइट। तो और जैसे आपने क्लास जो छोटी क्लास के बच्चे थे तो उनको बोला जाता था कि अगर आपका जो D है, डिस्क्रिमिनेंट, सबसे बेसिक जो फॉर्मूला था यहाँ पे रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो ये था कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो जहाँ पे ये बोला जाता था जो b² - 4ac वो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता था, और अगर वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है तो आपके रूल्स, जो आपके रूट्स होते थे वो रियल होते थे। और अगर वो नेगेटिव के इक्वल आ रहे हैं, यानी b² - 4ac इज लेस देन 0, तो वो आपका वहाँ पे बात होती थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमने पढ़ा था क्लास 11th में। तो क्लास 11 का ही टॉपिक वहाँ से आया था कि हाँ, कि आपके इमेजनरी नंबर भी होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वही है, राइट। तो अब ये है, इसमें आता है नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंगल, प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, एंड स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। चौथा पार्ट आप देख रहे हो लीनियर इनइक्वलिटीज। तो लीनियर इनइक्वलिटीज में आपका, आपने देखा होगा कि आप जनरली जो इक्वेशंस आपकी रहती हैं लीनियर इक्वेशंस, अब लीनियर इनइक्वलिटीज में मतलब क्या है कि या तो आपकी जो चीज़ होगी लेस देन होगी, या ग्रेटर देन होगी, या फिर इक्वल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आप इक्वल इक्वल पे बात नहीं करते हो, आपकी चीज़ें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल पे होती हैं, राइट। तो क्लास 11th में ये चीज़ बहुत डिटेलिंग में है और क्लास 12th में भी इसके बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट इसका क्लास 11th और क्लास 12th का ही पार्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को, जो नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है वो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो परमुटेशन में आपको बता दूं, परमुटेशन जनरली आपका रिलेटेड है अरेंजमेंट से, एंड कॉम्बिनेशन आपका रिलेटेड है सिलेक्शन से। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपने क्लास 11 में ढंग से पढ़े होंगे तो आपको बड़ा
मज़ा भी आएगा इसको करने में, क्योंकि ये अपने आप में एक हट के चैप्टर है जिसमें आपको खुद से दिमाग लगाना है और खुद से आप इसको मतलब खुद से आपने इसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अगर नहीं किया है तो शायद फिर आपको ये चैप्टर पसंद नहीं आया होगा। बट डोंट वरी, अगर इसको हम तैयार करते हैं तो बहुत वेल प्रिपेयर मैनर में तैयार करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ये लगने वाला है। तो अब मैं आगे बात करूं, यहाँ पे छठा जो पार्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो देखो, कुछ पोर्शन तो आपने इसका क्लास 10th में पढ़ा है और कुछ पोर्शन आपने इसका पढ़ा है क्लास 12th में। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, राइट। तो वहाँ पे आप अर्थमेटिक मीन की बात करते थे। बट जब क्लास 12th में आप आते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, और आपकी एंड सम ऑफ एंड टर्म्स आप कैसे निकालते हो। ज्योमेट्रिक आपका वो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एक आपका हार्मोनिक मीन भी होता है, फिलहाल वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये भी आपका 10th और मेनली अब देखा जाए तो क्लास 12th का आपका टॉपिक है। अगर आप क्लास 12th के टॉपिक उठाते हो, क्लास 12th का सिलेबस उठाते हो, तो आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब मैं अगर यूनिट 3rd में बात करूँ तो ये आपका 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें स्ट्रेट लाइंस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, आपका पैराबोला, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन का पार्ट आपका इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। इलिप्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये सारा पार्ट आपने क्लास 11th में देखा हुआ है। तो क्लास 11th के सिलेबस में जाके आप इसको वहाँ से एक रिमाइंडर भी ले सकते हैं, वहाँ से रिमाइंड कर सकते हैं सिलेबस को, या आपने चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं। अब आगे बढ़े, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशन, राइट। आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, फिर आपका स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास 12th के टॉपिक में मिल जाएंगी। तो अगर मैक्सिमम पोर्शन आपने अगर 12th का ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको इसको करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और बहुत सिंपल से आपको ये चीज़ें लगने वाली हैं। 9th वाले पार्ट में आप देख सकते हो वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन भी इसमें आते हैं। क्योंकि अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको नहीं पता है तो उससे पहले आपको पता जो होना चाहिए, अगर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ढंग से पढ़नी है तो उसके लिए आपका वेक्टर का एनालिसिस आपको ढंग से आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर की ही चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। पूरा ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर के ऊपर ही बेस है, तो इसका आप याद रखेंगे। आगे बढ़ूँ तो मैं यहाँ पे यूनिट 4th में आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो मेजर ऑफ डिप्रेशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स विद क्लासिकल एम्पेरिकल एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ऑफ इवेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये भी आपका, और जैसे बेस थ्योरम है आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस यूनिवैराइटेट डिस्ट्रीब्यूशन, नेमली बाइनोमियल एंड पॉइजन एंड नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट तो आपका क्या है, कुछ पार्ट तो आपने इसमें जनरली बीएससी में पढ़ा होगा, या ये कुछ बीटेक के टॉपिक्स भी हैं, क्योंकि इसमें ये जो बेस थ्योरम तो खैर आपका क्लास 12th का ही है। पॉइजन, नॉर्मल, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने ये या तो आप बीटेक में पढ़े हो सकते हैं, फिर आपने बीएससी में पढ़े हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस एक बार हल्का सा आपको आइडिया देना है, उसके बाद आप इनके सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 11th वाले पार्ट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हैं, और ये आपका क्लास 12th का ही टॉपिक रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स को, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएं या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, राइट। Determinant of a matrix, properties, minors, cofactors, and application of determinants, adjoint and inverse of matrix, solution of system of linear equation, an example, solving system of linear equation in 2 or 3 variable using inverse of matrix। तो इसमें कोई भी टॉपिक आपका 12th के बाहर का टॉपिक का नहीं है। तो अगर आपने 12th के टॉपिक में ढंग से इसको रिकवर किया हुआ है तो आपको इसको करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यूनिट 5th की अगर बात करें हम, तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक, जिसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन, लैग्रांजे थ्योरम, रोले थ्योरम, ये आपकी क्लास 10th के टॉपिक रहे हैं। जैसे आपका डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपका प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, तो ये सारी चीज़ें, लॉग वाले फंक्शंस, तो ये मैक्सिमा, मिनिमा, तो ये क्या है, इनकी एप्लीकेशन भी है इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के। पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग है इसकी, राइट। 13 वाले पार्ट में अगर मैं बताऊं आपको, इंटीग्रल कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन। इंटीग्रल कैलकुलेशन में क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होते हैं, किस किस टाइप के इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो जनरली 12th में आप देखोगे इसकी 11 से लेकर 12th एक्सरसाइज हैं, उसमें आपको 12th मतलब काफ़ी डिफरेंट
टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ कि कैसे किस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, सॉरी कैसे इंटीग्रेट करना है, और फिर उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये आपको सारा के सारा डिटेलिंग जो है इसकी है वो क्लास 12 के सिलेबस में 1 बाय 1 टॉपिक करके आपको सभी कुछ मिल जाएगा। 12th वाले पार्ट में बात करूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका मेन पार्ट है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना ढंग से क्लियर है। अगर इनमें जरा सा भी आपको डाउट रहता है तो आप भूल जाइए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपसे होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ये आपका चैप्टर जो बेस्ड है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर डिग्री, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो खैर आप समझ जाओगे। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की आप जनरल सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, बट अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। ये अगर आपने क्लास 12 में ढंग से पढ़ाओ तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। जैसे इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, and first degree solution of linear differential equation, homogeneous and non-homogeneous linear ODEs, variation of parameters, Lagrangian Charpit method for solving first order partial differential equations, Cauchy's problem for the first order PDE, right? तो ये चीज़ें मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, 12th के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएंगी। 15th वाला पार्ट जो आप देख रहे हो लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका क्लास 12th का ही टॉपिक है, जिसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, different types of linear programming problems, graphical method of solution for problem in two variables, feasible and infeasible reason, feasible and infeasible solution, optimal feasible solution, simplex method, simplex method आपका BSc का पार्ट रहा है यहाँ पे, dual of LPP, dual simplex method ये आपका बीटेक वाला पार्ट या BSc वाला पार्ट कह सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम यानी 80% लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक जो आपका है वो क्लास 12 का ही है, उसके बाद जो छोटे से टॉपिक्स हैं ये आपका BSc या फिर बीटेक के हैं, राइट। अब अगर मैं यूनिट 6 में बात करूं तो उसमें आपका जो 16 पार्ट है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और आपका 17वां पार्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये आपका 12th का पार्ट नहीं है, ना ही 11th का पार्ट है, ये आपका BSc या बीटेक से रिलेटेड वाला पोर्शन है, राइट। तो ये ज़्यादा पोर्शन नहीं है, इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को पढ़ना है आपको, और उनकी बेस में आपको क्वेश्चन MCQ देखने को यहाँ पे मिलेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे वेरिएशन ऑफ फंक्शनल यूलर लैग्रांजे इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, वेरिएशन मेथड फॉर बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम्स इन ODE एंड PDEs। 17वां पार्ट आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड न्यूटन राप्सन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस सीडल मेथड। ये सारे आपका इंटरपोलेशन, जैसे इंटरपोलेशन, ये सारा आपका ये रूट से रिलेटेड वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे आप इसमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकालोगे, बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं यहाँ पे। तो ये आपका 12th का पार्ट नहीं है, ये आपका BSc या बीटेक का पार्ट है, राइट गाइस। तो आपको मैं क्लास में एक चीज़ और बोल दूँ, तो जैसे अगर ये आपका जो पेपर होता है सब्जेक्टिव वाइज आपका ये पेपर रहता है, तो इसमें आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो यानी 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर जनरली आप कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट 6 सेकंड आपको मिल रहा है, ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट पूरा क्वेश्चन करने को मिल रहा है, यहाँ पे टाइम इतना आपको मिल रहा है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को ढंग से कर लिया तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर करने में जरा भी टाइम लगने वाला नहीं है। तो गाइस मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, राइट। तो आप हमारे डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैसे आप तैयारी करोगे या किस टाइप से आपका पैटर्न रहेगा ये तैयारी का, तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।